आइए पांचवा देखेंगे। फिफ्थ टिप ये है रीड लॉन्ग सेंटेंस बिफोर यू मूव ऑन। देखो पूरे ऐसे में मैं मानता हूं कम से कम 12 से 15 सेंटेंसेस होते हैं। फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप मतलब एक सेंटेंस। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जो आप काफी लंबे डिजाइन करते हैं। लंबे डिजाइन वाले सेंटेंस की व्याख्या करें तो ये सारे वाक्य होंगे जिसके अंदर 30-35 से ज्यादा शब्द है ना। अगर आपके एक सेंटेंस में 30 या 35 से ज्यादा शब्द है तो ये सारे वाक्य में ऐसा मान के चलो कि मल्टीपल क्लॉज आपने इंक्लूड किए हैं। मल्टीपल क्लॉज मतलब 2 या 2 से ज्यादा विचार आपने रखे हैं एक सेंटेंस में। तो ये जो विचार आप रख रहे हैं उसको जोड़ने के लिए आपने कहीं ना कहीं बीच में लिंकिंग वाला शब्द यूज किया है, जिसको कंजंक्शंस बोलते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस बोलते हैं, है ना, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये जो कंजंक्शंस आपने यूज किए हैं, लिंकर्स यूज किए हैं, क्या ये दोनों आइडिया को जस्टिस कर रहे हैं? और मान ले कि आपने 4 आइडिया एक सेंटेंस में लिखे हैं, उसका मतलब है कि आपने 3 लिंकर्स यूज करने पड़े हैं। क्या ये तीनों लिंकर्स सुसंगत है चारों आइडिया से जुड़े हुए, और एक वाक्य अपने आप में एक कंप्लीट थॉट डिलीवर कर रहा है या नहीं कर रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। और ये मैं मानता हूं कि ये हर किसी को जरूरत पड़ता है, चाहे कितना भी अच्छा राइटर, ऑथर या कम्युनिकेटर क्यों ना हो, एक बार ये वाक्य लिख लेता है। देखो क्योंकि होता क्या है, आपकी माइंड कैसे काम करती है। आप जब ये, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा लिख रहे हैं, है ना, 3 लाइन में आपने कुछ लिखा, जब आप यहां पे लिख रहे हैं तो आपकी माइंड जो है वो यहां से डिस्कनेक्ट हो गया है अभी, क्योंकि आप यहां पे विचार कर रहे हो और वहां पे आपकी एनर्जी अभी पूरी खर्च हो रही है। आप यहां पे लिखते ही जा रहे हैं और यहां पे ले रहे हैं फुल स्टॉप। पूरा अपने आप में आपने 3 विचार डाले हैं, बीच में ये 3 लिंकर है, मतलब 4 विचार है, 4 क्लॉज है और 3 लिंकर है। पूरा मैं पढ़ूं इंक्लूडिंग दिस कंजंक्शन, तो क्या ये एक कंप्लीट थॉट जो लॉजिकली एक्सेप्टेड हो वो डिलीवर कर रहा है? ये कब पता चलेगा? जब मैं एक बार इसको पढ़ूं। When I read this again, मैंने एक बार डिजाइन कर लिया, और जबकि मुझे पता है कि ये मैंने लंबा सेंटेंस डिजाइन किया है, आगे जाने से पहले मैं एक बार ये पढ़ लूंगा। कितनी सेकंड्स जाएगी करने के लिए, है ना। पढ़ लिया मैंने और मैं कंफर्म हो गया, मीनिंग निकल रहा है। इनफैक्ट ये ऊपर वाले सेंटेंस से भी कोहेरेंट है, ये भी क्लैरिटी आ गई। अगर नहीं हो रहा है तो यहीं पे आप अपने आप को स्पॉट कर लेंगे। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यार कहीं 3 में से क्या कोई एक कंजंक्शन गड़बड़ है या कहां पे गड़बड़ है। इसकी आदत प्रैक्टिस के दौरान आप कर लें। हर सेंटेंस जो कि अपने आप में लंबा है वो ड्राफ्ट करके वापस एक बार इसको पूरा पढ़ ले और देखे कि क्या वो एक थॉट डिलीवर कर रहा है, क्या इतने मल्टीपल क्लॉजेस, मल्टीपल आइडियाज जस्टिफाई कर रहा है एक सेंटेंस में। ये एक इंपॉर्टेंट टिप है बहुत सारे बच्चों के लिए। अगला जो हमारा टिप है वो रहेगा प्रूफ रीड। प्रूफ रीड एक ऑप्शनल मैं नहीं मानूंगा। प्रूफ रीड इज ए पार्ट ऑफ स्टेप्स, पार्ट ऑफ सीक्वेंस ऐसे का। मतलब ऐसे के अंदर अगर आप इस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं कि स्टेप 1 आपको टॉपिक पढ़ना है, स्टेप 2 आपको शायद ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, स्टेप 3 आपको ड्राफ्टिंग करनी है, तो इसी में एक स्टेप लास्ट वाला वो आएगा जहां पे आप प्रूफ रीड करेंगे। देखो प्रूफ रीड करना मतलब पहले आप राइटर थे, अब आपका रोल चेंज हो गया है। अब आप क्या है, एज ए रीडर पूरा आपने जो लिखा है वो पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या ये रेलेवेंट है, क्या कोई गड़बड़ यहाँ पे है। अगर है तो एडिट कर लो, रफ कर लो।
कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी, पेपर बेस्ड एग्जाम है तो शायद से थोड़ा आपको रफिंग में टाइम देना पड़ेगा, मगर दैट्स फाइन। प्रूफ रीड, कोई भी ऐसा स्टूडेंट या कैंडिडेट या एक्सपर्ट या प्रोफेशनल नहीं है जो एक बार अपनी किताब लिखकर पब्लिश कर देगा। कम से कम 20-25 बार वो प्रूफ रीड करवाएगा एक्सपर्ट से। तो उसके लिए स्पेसिमेन कॉपी स्पेशली वो लोग डिज़ाइन करते हैं। जो भी ऑथर अपनी बुक लिखते हैं वो खुद ने तो उन्होंने 10 बार प्रूफ रीड की ही है, मगर ऐसा होता है कि कभी कभी हम खुद हमारी मिस्टेक नहीं ढूंढ पाते, तो दे प्रोफेशनली ये ऐसा चलता है कि 10-15 एक्सपर्ट्स को भेजते हैं और सबके पास से वो स्पेसिमेन कॉपीज वापस मंगवा लेते हैं, उनसे देखते हैं क्या क्या मिस्टेक उन्होंने निकाली। ऐसे करके एक बुक प्रिंट होती है। बावजूद इतने प्रूफ रीड ये अपने आप में कंप्लीट एरर फ्री नहीं होती, तो मैक्सिमम ह्यूमन से जो पॉसिबल है वो प्रूफ रीड करना हमें ज़रूरत लगता है। एग्जाम की बात करें तो एटलीस्ट आप तो करें प्रूफ रीड। ये आपको हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। देखो हैबिट आप ऐसे मानेंगे कि हाँ मैं एग्जाम में कर लूंगा, अभी नहीं चलेगा, एग्जाम में आप करेंगे नहीं, आपको हैबिट ही नहीं है। तो जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये बेसिकली प्रैक्टिस सेशन में शुरू करें, उसको आदत डाले। 1-2 हफ्ता सिर्फ लगेगा आपको, थोड़ा है ना ऑड लगेगा ये सारी चीज़ें फॉलो करने में। मैं मानता हूँ कि 2-3 हफ्ते अगर कोई भी चीज़ आप ज़बरदस्ती भी कर ले तो वो फिर हैबिट बन जाएगी। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये सही है तो हैबिट बनानी पड़ेगी। उसके लिए शुरुआत के टाइम में थोड़ा सा आपको कष्ट लगे, मगर स्टिक टू दिस, पेशेंस रखे, आपको रिजल्ट मिलेगा। आने वाले टाइम में जो आने वाली जो टिप्स है, जो टिप है हाईलाइट की पॉइंट्स। स्कूल टाइम में भी हम ये करते थे, कॉलेज टाइम में भी हमने ये देखे हैं कि सप्लीमेंट्री में जब भी आप कोई लंबा वाला आंसर लिखते हैं तो बीच बीच में आप अंडरलाइन करते हैं जो भी कीवर्ड है। आप यहाँ पे वो क्यों नहीं करते? जो करते हैं वो तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं करते तो ये करना शुरू कर दो। जो भी आपको लग रहा है ये मेन आइडिया आपने डिक्लेयर किया है B1 में या B2 में या फिर इंट्रोडक्शन में जहाँ पे आप टास्क को एड्रेस कर रहे हो, वो 2-4-3 शब्द के नीचे अंडरलाइन क्यों नहीं करते? आप हाईलाइट करें, आप हाईलाइटर लेके जाइए, क्या प्रॉब्लम है? एग्जामिनर को अगर आप हाईलाइट करके पहले से शो कर रहे हो कि यार मेरे जो मुख्य आइडियाज़ है वो ये है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? एग्जामिनर पहले तो इन्फ्लुएंस होगा ही होगा आपकी प्रेजेंटेशन से। देखो प्रेजेंटेशन के सेपरेटली कोई मार्क नहीं है, बट एग्जामिनर इन्फ्लुएंस होते हैं। एग्जामिनर ऑल्सो ह्यूमन चेक है ना, वो खुद से चेक करते हैं, स्पेशली आइल्स की राइटिंग तो। बट इन्फ्लुएंस करना है तो आपकी प्रेजेंटेशन पे जितना हो सके उतनी अच्छी चीज़ें करें। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है तो आई डोंट थिंक सो कि आपको हाईलाइट की है, बट जहाँ तक मुझे पता है आप पेपर बेस्ड में तो कर ही सकते हैं, है ना। तो इसकी अगर आप आदत डाल देते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी उभर कर आने की शक्यता है, पॉसिबिलिटी है एग्जामिनर के साथ। आगे अगर हम देखें तो पंक्चुएशंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका कैरेक्टर शो कर रहा है। फुल स्टॉप बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, आप कॉमा बहुत सारी जगह भूल जाते हैं, बहुत सारी जगह एक्स्ट्रा कर देते हैं, कैपिटल कोई मायने नहीं है। ये चीज़ इंडिकेट करती है कि आप कितने कैजुअल या कितने सीरियस है आपके काम के प्रति, ये एग्ज़ाम के प्रति। अगर नहीं पता है तो सीख ले किसी के पास कि यार पंक्चुएशन सबसे ज़्यादा फुल स्टॉप और कॉमा, जो सबसे दो मुखर आते हैं वो है कॉमा और फुल स्टॉप। इन दोनों की आपकी प्रिसीजन हो गई और आपकी कमांड कॉमा के ऊपर आ गई तो मैं मानता हूँ आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी है ग्रामर एरिया में। अगर आप रिलेटिव क्लॉज बार बार यूज़ कर रहे हैं, अगर आप आपकी सेंटेंस की शुरुआत प्रपोजिशन से कर रहे हैं, लिंकर से कर रहे हैं, बीच बीच में आप पर्सनल प्रोनाउंस यूज़ कर रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं, रिलेटिव क्लॉज यूज़ कर रहे हैं, तो ध्यान रखें अगर ठीक से कॉमा नहीं किए तो आपको मार्क्स उतने नहीं मिलेंगे जितने आप चाहते हैं या फिर जितने आप लायक हैं। ठीक है, पंक्चुएशन की एक अपनी अहमियत है, ये आपका कैरेक्टर शो करता है बहुत छोटी चीज़ बट काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती है।
आने वाले कुछ टिप में जो मैंने किए हैं उसमें हम एक ये ले सकते हैं, वन आइडिया वन पैराग्राफ। मतलब B1 B2 की बात कर रहा हूं मैं। एक पैराग्राफ में एक आइडिया को लेकर चले, दूसरे पैराग्राफ में दूसरे आइडिया को लेकर चले। 2 आइडिया में आप पूरा ऐसे लिख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 आइडिया। अगर तीसरा आइडिया ले रहे हैं मेरे हिसाब से तो आप B3 ले लें। देखो, जो स्टूडेंट्स की 7+ बैंड टारगेट है, 7 या 7 ऊपर, ध्यान रखें आपको आपका हर पैराग्राफ जो है, मतलब बॉडी पैराग्राफ की बात कर रहा हूं, वो एक सेंट्रलाइज आइडिया से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और एक स्टेप थोड़ा मैं ऊपर आपको बताऊं तो वो सारे बॉडी पैराग्राफ की जो आखिरी लाइन है उसमें एक सेमी कंक्लूडिंग लाइन जैसी भी आप कंक्लूड कर लें। सेंट्रलाइज्ड आइडिया होगा हर पैराग्राफ का, तभी जाके आपको 7+ मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो जो हाई स्कोरर या फिर हाई स्कोर आप चाहते हैं, जो एस्पायरेंट है, ध्यान रखें आपको ये मुद्दा मिस नहीं करना है। आगे देखें हम तो वर्ड लिमिट 250 पार्ट 2 के लिए, 250 पार्ट 2 के लिए और 150 पार्ट 1 के लिए है। ये मिनिमम है। आप इसके आसपास ±10, मैं आसपास मतलब नीचे नहीं बात करूंगा, ऊपर +20 अब तो आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्ड लिमिट के अंदर रहेंगे तो एक बहुत बड़ा फायदा आपका ये रहेगा कि आपको प्रूफ रीड करने का अच्छा टाइम मिल जाएगा, अच्छा मौका मिल जाएगा। जो बच्चे स्पीड में लिख रहे हैं, मैं उन लोग की बात कर रहा हूं। जो लोग टाइम पीरियड में नहीं लिख पा रहे हैं, उसको प्रैक्टिस टाइम में बहुत बार लिखने की प्रैक्टिस करनी है। मैं मानता हूं स्पीड आप 60 मिनट्स में आप 150 + 250 करीब 400-500 वर्ड नहीं लिख पा रहे तो फिर काम बनने वाला नहीं है आपका। प्रैक्टिस करें, पेंसिल का बॉक्स ले लीजिए 10-15 और लिख करें, भले आपकी उंगली क्यों ना सूज जाए, मगर लिखने की प्रैक्टिस, स्पीड में लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर दो। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और जो जल्दी लिख पा रहे हैं वो ध्यान रहे, देखो इसमें ऐसा मार्क्स डिडक्शन नहीं है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि मार्क्स कटेंगे, मार्क्स नहीं कटेंगे। 300, 350, 400 क्या प्रॉब्लम है? एग्जामिनर को थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम है, उनको तो आपको जज करना है, तो उसके मार्क्स नहीं कटेंगे। मगर ये बात ध्यान में रखें, आप 100 वर्ड्स ज़्यादा लिख रहे हैं तो वो 100 वर्ड्स में मिस्टेक्स भी तो ज़्यादा की है आपने। वो शायद हो सकता है 100 वर्ड्स एक्स्ट्रा आपने लिखे, वो टाइम में आप प्रूफ रीड कुछ कर लेते, जिससे जो मिस्टेक आपने की है वो आप सुधार ले, बजाय उसके कि आप ज़्यादा लिखे और ज़्यादा मिस्टेक शो करें। थोड़ा सा सेंसिबल हो, अलर्ट हो एंड वॉच आउट फॉर योर वर्ड लिमिट। इसके लिए आपको वर्ड काउंट करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। ये आपके प्रैक्टिस के दौरान ही आपको पता चल जाएगा आपके हैंडराइटिंग में कितनी लाइंस, कितने एरियाज यूटिलाइज होता है। और एक चीज यहाँ पे और मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, आप चाहे तो सप्लीमेंट्री जो आइल्स की एग्जाम में आने वाली है, अगर पेपर बेस्ड एग्जाम आप ले रहे हो तो उसी के अंदर प्रैक्टिस करें तो आपको पता चल जाएगा कितने पेजेस में आपके हैंडराइटिंग में ये वर्ड लिमिट आप रीच होते हैं, चाहे पार्ट 1 पार्ट 2।